नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुमार वन में ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम यूपी टेट सी टेट 2022 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हमारा विषय पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन में आज हम वन लाइनर पैडागोजी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चंस अभी तक जितने भी यूपी टेट और सी टेट के एग्जाम है, उन एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के अपडेट आप लोगों को सही समय पर मिलते रहे। तो आइए इसको शुरू करते हैं, इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन है, नगरों में पर्यावरण असंतुलन होता है। आपको बताना है कि क्वेश्चन आया था कि नगरों में पर्यावरण असंतुलन होता है, तो कैसे होता है। तो नगरों में जो नालियों का जो पानी होता है उसका सही से निकास नहीं होता है। आवासीय समस्या होती है, यानी कि हर जगह जो जब जितने भी प्लाट बन रहे हैं, घर बनते जा रहे हैं, ज़मीनें खाली नहीं हैं, सब भरी जा रही हैं। और जलाऊ लकड़ी, और कहीं पे भी लकड़ी जला दी जाती हैं। इन सभी कारणों से पर्यावरण असंतुलन हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण हास्य का पर्यायवाची को बताना है। तो इसका सही आंसर है पर्यावरण अवनयन, पर्यावरण निम्नीकरण एवं पर्यावरण अपकर्षण। ये सभी पर्यावरण हानि के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण हास्य यानी पर्यावरण की हानि होती किससे होती है। प्राकृतिक प्रकोप से होती है पर्यावरण की हानि, प्राकृतिक आपदा से होती है, और एवं पर्यावरण आघात से भी पर्यावरण को हानि होती है। जैसे भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाती है, इन सभी कारणों से पर्यावरण को हानि पहुँचती है। जंगलों में आग लग जाती है, जिससे हरे भरे पेड़ कट जाते हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मरुस्थलीयकरण में पर्यावरण होता है, तो क्या हो बताना है। क्वेश्चन आया था कि मरुस्थलीयकरण में पर्यावरण होता है, तो ये मरुस्थलीयकरण में पर्यावरण असंतुलित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन का क्या, पर्यावरणीय संरक्षण का अभिप्राय क्या है। तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, यानी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उन संसाधनों को सही से सहेज के रखना, जैसे पेड़ पौधों को बचाना, नदियों को बचाना, हमारे पहाड़ पर्वत, इन सभी को सुरक्षित करना, जंगलों में रह रहे जीव जंतु उनकी रक्षा करना ही प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण है। इससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा और हमारा जीवन भी सुरक्षित होगा। पर्यावरण का प्रत्येक भाग कहलाता है, तो क्या कहलाता है। तो पर्यावरण का प्रत्येक भाग पारिस्थितिकी कारक कहलाता है। ये आपको याद रखना है। पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बनता है। तो ये जीवित समुदाय और उसके निर्जीव घटकों से बनता है। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स से मिलने से ही पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। ये आपको याद रखना है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये पुणे में स्थित है। डार्विन का उत्विकास सिद्धांत किस पर आधारित था। तो उत्परिवर्तन के सिद्धांत पर, ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी डार्विन का जो उत्विकास का सिद्धांत था वह उत्परिवर्तन पर आधारित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकतम शब्द को परिभाषित करने वाले पर्यावरण कौन थे। जो इकोसिस्टम था उसको किसने परिभाषित किया था। उस शब्द को तो अर्नेस्ट हैकल ने परिभाषित किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है। तो ये पश्चिमी घाट, हमारे वेस्टर्न घाट्स में सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है। ये आपको रखना, ये पूछा जाता क्वेश्चन है। आवास के जैविक घटक क्या हैं। तो समस्त जीव ही आवास के जैविक घटक हैं। इसका ये सिंपल सा आंसर है। बगुला एवं भैंसों का अन्योन्य आश्रय संबंध क्या कहलाता है। तो सहभागिता कहलाती है। बगुला एवं भैंसों का अन्योन्य आश्रय संबंध सहभागिता कहलाती है। जो भैंस गाय होती हैं, भैंसें जो भी जानवर होते हैं उनके ऊपर बगुला बैठ जाता है, और जो जानवर जो भैंस और गाय इनके पीठ पर, स्किन पर जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो बगुला खाते हैं। इसको ही सहभागिता कहलाता है। ये सहभागिता कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी आवास में सफल जीवन यापन हेतु उपयुक्त लक्षण क्या है। तो अनुकूलन ही सबसे बड़ा उपयुक्त लक्षण है। एक पौधे पर दूसरा उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो एपीफाइट कहते हैं उनको। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 5 जून को मनाया जाता है, सभी को पता होगा। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है। तो एबोर्जिन्स के नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्ध गोलाकार आवासों को क्या कहते हैं। ये सभी को पता हो, तो इग्लू कहते हैं। सबने देखा होगी, इसकी फ़ोटो देखी होगी। एस्किमो लोगों, जो एस्किम लोग हैं
वो ग्रीष्म काल में अपना निवास उनको क्या कहलाता, तो ट्यूपिक उनके निवास कहलाते। जो एस्किमो लोगों द्वारा जो घर बनाए जाते हैं ग्रीष्म ऋतु में, उन घरों को क्या कहते हैं, तो उनको हम ट्यूपिक कहते हैं। ये ग्रीष्मकालीन के घर होते हैं जिसको ट्यूपिक कहा जाता है। ऐसा जीव संबंध जिसमें संबंधित जीव परस्पर लाभान्वित होते हैं क्या कहलाता है, तो सह-उपकारिता कहलाता है। क्या कहलाता है? सह-उपकारिता कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। स्पाइरोगाइरा, हाइड्रा और यूलोथ्रिक्स क्या है? ये तीनों ही जलबोधविद यानी कि जलीय पौधे हैं। ये अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? एसिड कौन सा एसिड उपस्थित होता है? तो नाइट्रस अम्ल उपस्थित होता है। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? तो ये समुद्री जीव होते हैं। हाइड्रोफाइट्स समुद्री जीव कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लवणता को प्रति समुद्र जल में घुले नमक ग्राम की मात्रा से व्यक्त किया जाता है। तो 1000 ग्राम की मात्रा से जो समुद्र के जल में घुले नमक को व्यक्त किया जाता है 1000 ग्राम की मात्रा में। कुछ पर्वत पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम हिमानी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो अपरदन कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको हम क्या कहते हैं? जिसको हम वितरिका कहते हैं। विभिन्न जो नदियाँ होती हैं वो बहुत से मार्गों में डिवाइडेड हो जाती हैं, तो हम उसको वितरकाएँ या वितरिका कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को क्या कहते हैं? तो उसे हम समुद्र भृगु कहते हैं। महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? तो 35 भाग प्रति 1000 ग्राम महासागरों की औसत लवणता होती है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को हम क्या कहते हैं? तो इस ज्वार को हम बृहत ज्वार कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डैश मछली पकड़ने में भी मदद करती है। तो उच्च ज्वार जो होता है मछली पकड़ने में सबसे बड़ी सहायता करता है। तो उच्च ज्वार होता है, इसमें मछलियाँ ज्वार की सहायता से ऊपर उठ जाती है, मछुआरे आसानी से मछलियाँ पकड़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन 1 भाग होता है, ऑक्सीजन का 8 भाग होता है। तो 1 अनुपात 8 अनुपात का भाग होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7 होता है। और शुद्ध जल का पीएच मान आपको याद रखना है। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है इस टेम्परेचर पर। बहता जल मृतिका युक्त पदार्थों को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? उसे हम अवनलिकाएं कहते हैं। ये आपको याद रखना। पानी का शुद्धतम रूप क्या है? तो वर्षा का जल, रेन ऑफ वाटर, यानी कि वर्षा का जल ही सबसे शुद्धतम रूप है पानी का। विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल पाया जाता है? तो 71% भाग पर जल पाया जाता है। मृत सागर क्या है? तो मृत सागर ऐसे सागर जो सभी सागरों से ज़्यादा नमकीन होते हैं, उसको हम मृत सागर कहते हैं, डेड सी कहते हैं। पोटेशियम पर मैग्नेट जल को बना देता, तो क्या बना देता? पोटेशियम पर मैग्नेट जल को कीटाणु रहित बना देता है, पीने योग्य बना देता है। पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका कारण है कि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। ये फैक्ट आपको देखना है। ये सीटेट का फेमस क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? तो अक्टूबर और दिसंबर महीने में। ये भी ये सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2021 में आया था। मधुमक्खी के इम्पोर्टेंट फैक्ट से कुछ पक्षी मानव की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी कौन कहलाते हैं? तो ये इनको 3 पक्षी हैं केवल, चीन, बाज और गिद्ध। ये तीनों ही पक्षी मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। इन तीनों का आपको नाम याद रखना है। ये 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन सीटेट में। मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए डैश खनिज की पर्याप्त मात्रा आवश्यक होती, तो लोहे और आयोडीन की, Fe और I की सबसे अधिक मात्रा होती है। पकाने से पहले चावल को अधिक मात्रा वाले पानी से कई बार धोने से क्या नष्ट हो जाती है? तो उसकी सतही प्रोटीन जो होती है वो नष्ट हो जाती है।
एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का प्रयोग करने से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मृदा जो होती है वो जो भूमि होती है, जो खेती योग्य भूमि हो जाती है, वो बंजर हो जाती है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक होती है, अधिक तेज होती है, क्योंकि तो इसका उत्तर होगा अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज होती है। इसी कारण जो पाचन क्रिया है अमाशय से अधिक तेजी से होती है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डैश से भरपूर हो, तो प्रोटीन से भरपूर हो। जो वेट लिफ्टिंग करते हैं वो प्रोटीन युक्त ज़्यादा खाना खाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रकार से यह किया जा सकता है वह क्या? निष्पावन से। यह बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, सीटेट का फेमस है ये। दानों को भूसे से किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? तो निष्पावन विधि से अलग किया जाता है। सीटेट का फेमस क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लेना। और आज का लास्ट क्वेश्चन है। भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से भोजन का कौन सा अवयव उत्तरदायी होता है? तो फैट, वसा उत्तरदायी तो होती है। ये थे सीटेट के पिछले कई एग्जाम जो हुए उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सीटेट है ये क्वेश्चन एक दो रिपीट करता है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट से ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।